नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या रही इस हफ्ते की प्रमुख राजनीतिक झलकियां। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से, जहां मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महायज्ञ संपन्न हो गया है। ईवीएम की वेदी पर वोटों की आहुति पड़ चुकी है। 3 दिसंबर को मतदान के नतीजे हम सबके सामने होंगे, लेकिन अगली सरकार किसकी होगी, इस पर चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं। चुनाव में सत्ता पक्ष ने मौजूदा सरकार पर भरोसे की अपील की है, तो विपक्ष ने परिवर्तन की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का महायज्ञ संपन्न हो गया है। ईवीएम की वेदी पर वोटों की आहुति पड़ गई है। यज्ञ का फल 15 दिन बाद 3 दिसंबर को समझ में आएगा। अब नतीजे घोषित होंगे, लेकिन अगली सरकार किसकी होगी, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। चुनाव में सत्ता पक्ष विकास की गति को बरकरार रखने के नाम पर वोट मांगता रहा, तो विपक्ष बदहाली और पिछड़ेपन की दुहाई देकर परिवर्तन की गुहार लगा रहा है। फिलहाल दोनों अपनी बात पर कायम है। सत्ता पक्ष का दावा है कि जनता का भरोसा बरकरार है, तो विपक्ष मान रहा है कि लोगों ने परिवर्तन के लिए ईवीएम के बटन दबाए हैं। बहनों को सेल्फ डिपेंड किया है, उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान दोनों बढ़ाया है। सिंचाई के रकबे में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बदली है। अब तक जो किया है जनता वो जानती है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, हाँ, तब ये फ्रस्ट्रेशन में कह रहे हैं। और उनकी गारंटी क्या जनता विश्वास करती है उस पर? ये कुछ भी दावा करें, हाँ, ये सब दावे 3 तारीख को साफ हो जाए। इनके इन दावों के बीच आम आदमी को चुनाव परिणाम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इससे पहले मतदान के ठीक बाद जारी होने वाले एग्जिट पोल परिणाम की दिशा दिखा देते हैं, लेकिन इस साल इन पर भी 30 नवंबर तक रोक लगी हुई है। ऐसे में सिर्फ कयासों का दौर ही अभी चलेगा। चुनाव में भाजपा अपनी लाडली बहना स्कीम को गेम चेंजर मानती रही। उसे भरोसा है कि लगभग 1.5 करोड़ लाडली बहनों का साथ उसे मिलेगा। बूथों पर लगी महिला वोटर्स की लंबी लाइनों को बीजेपी चुनाव परिणाम के संकेत मान रही है, तो वहीं कांग्रेस को अब भी भरोसा है कि उसके वचनों, नारी सम्मान, कर्ज माफी, पुरानी पेंशन, जातिगत जनगणना जैसे वचनों के आगे बीजेपी घोषणाएं टिक नहीं पाएंगी। देखना ये है कि जनता किसके दावों पर मुहर लगाती है। 3 दिसंबर को किसके दफ्तर में ढोल नगाड़े बजते हैं और कहां सन्नाटा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सूबे की 70 सीटों पर वोट पड़ गए हैं। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण की वोटिंग भी शांतिपूर्ण रही। इन 70 सीटों में अधिकांश वो सीटें हैं जहां दोनों पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सूबे की 70 सीटों पर वोट पड़ गए हैं। पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण की वोटिंग भी शांतिपूर्ण रही। इन 70 सीटों में अधिकांश वो है जहां दोनों पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। भाजपा ने इन सीटों पर 47 नए चेहरे उतारे थे, वहीं कांग्रेस ने 32 नए चेहरों पर दांव खेला। इन नए चेहरों की इस चुनाव में अग्नि परीक्षा होगी। दूसरे चरण की 70 सीटों में कांग्रेस ने 18 और भाजपा ने 15 महिलाओं को भी मैदान में उतारा है। दूसरे चरण की जिन 70 सीटों पर वोट पड़े हैं, उनमें 52 पर कांग्रेस, 13 पर भाजपा, 3 पर JCCJ और 2 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं। 4 संभाग की इन सीटों में रायपुर संभाग की 20, दुर्ग संभाग की 12, बिलासपुर संभाग की 24 और सरगुजा संभाग की 14 सीटें शामिल हैं। इनमें सरगुजा की सभी 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इसी तरह दुर्ग की जिन 12 सीटों पर चुनाव हुए, उनमें 11 सीटें कांग्रेस के पास है। बिलासपुर संभाग की 24 सीटों में 13 में कांग्रेस, 7 में भाजपा, 2 में बसपा और 2 में JCCJ का कब्जा है। रायपुर संभाग की 20 सीटों में 14 सीटें कांग्रेस के पास है, जबकि 5 पर बीजेपी और 1 सीट पर JCCJ काबिज है। सीटों का ये आंकड़ा साफ बताता है कि कांग्रेस के सामने अपना कब्जा बरकरार रखने की चुनौती है, तो बीजेपी को भी सीटों के अंतर की गहरी खाई पाटनी है। हालांकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे से पीछे नहीं हट रही हैं। छत्तीसगढ़ में समीकरण बिगाड़ने के लिए बहुत कोशिश की लोग की है, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत जागरूक है और इस समय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 75 पार होगी। सारी योजना है पूरे परिवार को ध्यान में रख के, चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे लघु उपज के संग्रहण करने वाले लोग हों, चाहे वो युवा वर्ग हो, सबको ध्यान में रख के हमने योजना बनाई है, तो उसका लाभ तो सबको मिलेगा। और विशेषकर महिलाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ गृहलक्ष्मी योजना हमने लागू करने की घोषणा की है, उसके जब प्रभाव तो जबरदस्त है।
हमने मतदान कर लिया, ये देखिए मतदान का निशान। और मतदान के बाद में हमको इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ में जीत कर आएगी। जनता चाहती है सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, मकान, और बीजेपी ने दिया भी है 5 साल पहले, मोदी जी भी दे रहे हैं। 5 साल में इन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया, रायपुर को धूलपुर बना दिया, चाकूपुर बना दिया, गड्ढापुर बना दिया। इससे मुक्ति हम दिलाएंगे और रायपुर में शांति लाएंगे और जितने माफिया और अपराधी हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाएंगे। छत्तीसगढ़ का पूरा चुनाव भूपेश के भरोसे और मोदी की गारंटी पर फोकस रहा है। कांग्रेस को भरोसा है कि भूपेश सरकार के काम उसे फिर से सत्ता दिलाएंगे, तो बीजेपी भूपेश सरकार की नाकामियों के साथ केंद्र की मोदी सरकार के कामों के सहारे चुनाव मैदान में थी। अब देखना यह है कि जनता भूपेश पर भरोसा करती है या मोदी की गारंटी मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड 76.24% मतदाताओं ने वोटिंग की है। मतदान समाप्त होने के बाद अब सत्ता का ताज किसके सर बंधेगा, इसे लेकर के सियासी पंडितों समेत सियासतदानों ने गणित लगाना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मतदान के बाद अब नतीजों का इंतजार। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड 76.24% मतदाताओं ने वोटिंग की। मतदान समाप्त होने के बाद अब सत्ता का ताज किसके सर बंधेगा, इसको लेकर सियासी पंडितों सहित सियासतदानों ने गणित लगाना शुरू कर दिया है। विशेष फोकस रिकॉर्ड मतदान पर है। मतदान का प्रतिशत बढ़ने और घटने को लेकर सियासत में अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। इस बार भी हालात कुछ इसी तरह के बन रहे हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इन चुनावों में बीजेपी का फोकस आधी आबादी पर रहा। चुनाव से पहले सीएम शिवराज ने महिला उत्थान का बड़ा दाव चलते हुए लाडली बहना योजना लॉन्च की, तो कांग्रेस ने भी महिलाओं पर ही दाव लगाते हुए 1500 रुपए महीना देने के वादे के साथ जातिगत जनगणना का दाव खेला था। चुनाव में हुए रिकॉर्ड मतदान में महिला वोटर्स ने अहम रोल अदा किया है। पिछले चुनाव से इस बार मतदान में करीब 1% का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही बढ़े मतदान को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन मतदान का प्रतिशत घटने या बढ़ने को तवज्जो नहीं दे रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सपने देख रही है। परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज फालतू बातें। मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैंने तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते शराब बट रही। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कमलनाथ जी अपने राजनीतिक जीवन के अंत के निकट इन पंक्तियों को जी रहे हैं। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेटने वाला है। सबसे लोकतंत्र के महापर्व में मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत ही शालीनता के साथ इस चुनाव में छोटी छोटी कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए। इस प्रकार के तथाकथित जो लोग हैं कि खुद घटनाएं करते हैं, बाद में आरोप लगाते हैं। बाकी पूरे मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। मैं सभी मतदाता भाइयों का, सभी मतदान में लगे हुए कर्मचारी भाई और बहनों का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मतदान किया है, जो 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में प्रकट होगा। मध्य प्रदेश की सत्ता के सिंहासन का फाइनल हो गया है। अब असेंबली कब बीजेपी को मिलेगा या कांग्रेस को, इसका खुलासा 3 दिसंबर को हो जाएगा। लेकिन इससे पहले असेंबली कप को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव नतीजे किसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शब्द बाणों की बौछार चल रही है। दोनों बड़ी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं और सारे समीकरण साधे जा रहे हैं। समीकरण साधने की इस लड़ाई में अब जाति भी चुनावी हथियार बन गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आए तो उनका पूरा फोकस जाति पर ही रहा। सतना और बड़वानी में उनका पूरा फोकस जातिगत जनगणना पर रहा। उन्होंने आंकड़े गिनाकर यह बताने की कोशिश की कि देश और प्रदेश में ओबीसी का हक मारा जा रहा है। सरकारी सिस्टम में उच्च जातियों के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, इसलिए ओबीसी और दूसरे आरक्षित वर्गों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है।
देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में शब्द बाणों की बौछार चल रही है। दोनों बड़ी पार्टियां पूरा जोर लगा रही है और सारे समीकरण साधे जा रहे हैं। समीकरण साधने की इसी लड़ाई में अब जाति भी चुनावी हथियार बन गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आए तो उनका पूरा फोकस जाति पर ही रहा। सतना और बड़वानी में उनका पूरा फोकस जातिगत जनगणना पर रहा। उन्होंने आंकड़े गिनाकर ये बताने की कोशिश की कि देश और प्रदेश में ओबीसी का हक मारा जा रहा है। सरकारी सिस्टम में उच्च जातियों के लोग कब्जा जमाए बैठे हैं, इसीलिए ओबीसी और दूसरे आरक्षित वर्गों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, शिवराज चौहान जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी की सरकार चल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार को, दिल्ली की सरकार को एमएलए नहीं चलाते। मध्य प्रदेश दिल्ली की सरकार को सरकारी अफसर चलाते हैं, आईएएस के लोग चलाते हैं। मध्य प्रदेश को 53 सेक्रेटरी चलाते हैं, सरकारी अफसर हैं। मध्य प्रदेश का पूरा बजट जो है इसको ये 53 लोग बांटते हैं। तो अगर ओबीसी की सरकार है तो 53 ऑफिसर में से ओबीसी होंगे। भाइयों और बहनों, 53 में से आप जानते हो कितने अफसर हैं ओबीसी वर्ग के मध्य प्रदेश में? जहां नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जी आपसे झूठ बोलते हैं कि ओबीसी की सरकार चल रही है, आपको मालूम है कितने हैं? 53 में से एक। ओबीसी 50%, भागीदारी 100 रुपए में से 33 पैसा। मोदी जी कहते हैं कि पिछड़ों की सरकार है। भाइयों और बहनों, अगर पिछड़ों की सरकार है तो नरेंद्र मोदी और शिवराज चौहान जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हैं? क्यों? क्योंकि वो आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को अपनी सच्ची आबादी नहीं बताना चाहते। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश को 53 अफसर चलाते हैं। 53 में से भाइयों और बहनों एक ओबीसी अफसर है। मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना हो जाए और पूरे देश को पता लग जाए इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने ओबीसी हैं। उसके बाद दलितों को, आदिवासियों को और पिछड़ों को सही भागीदारी मिलनी चाहिए। जितनी आबादी उतनी भागीदारी। राहुल गांधी के इस बयान को भाजपा देश को बांटने की कोशिश करार दे रही है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी दावा तो मोहब्बत की दुकान खोलने का कर रहे हैं, लेकिन उसमें बेच नफरत का सामान रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी को जातिगत जनगणना पर कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के नजरिए को भी याद दिला रही है। राहुल गांधी जी को पहले कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए। इनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये दोनों जातिगत जनगणना के विरोध में थे। ये हमेशा बात करते थे कि देश में जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। किंतु अभी राहुल गांधी जी जो एक ढोंगी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। इनको ये भी बताना चाहिए कि कांग्रेस के इतिहास में कितने प्रधानमंत्री और कितने मुख्यमंत्री ओबीसी से समाज से बना पाए। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 3 ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। रही बात प्रधानमंत्री की, तो हमने पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में आज देश को दिया है। ये हमेशा कांग्रेस तुष्टीकरण करती रही है और उससे समाज में हमेशा विध्वंस फैलाने का काम किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह के ऐसे एजेंडों में फंसने नहीं वाली है। हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सर्वसमावेशी विकास की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है। माना जाता है कि ओबीसी पिछले कई चुनावों से सत्ता तय करते आ रही है। कांग्रेस आजादी के पहले से ही जातिगत जनगणना के विरोध में रही है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह तक की सरकारें जातीय जनगणना के विरोध में रही। लेकिन बिहार से उठी जातीय जनगणना की मांग और इस पर ओबीसी वोटों की एकजुटता ने कांग्रेस को भी इसके समर्थन में खड़ा कर दिया है। देखना यह है कि चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है या फिर सीएम शिवराज सिंह के कोई माई का लाल आरक्षण नहीं छीन सकता के बयान की तरह नुकसान उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। कांग्रेस के वचन पत्र के बाद भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसकी टैगलाइन है, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश भाजपा ने की है। कांग्रेस के वचन पत्र और भाजपा के संकल्प पत्र दोनों पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो दोनों के पत्र में कई ब्रह्मास्त्रों का समावेश है। इसके जरिए वोटर्स को लुभाने के, अपने पास लाने की पूरी कोशिश की गई है। कांग्रेस ने इस चुनाव में 3 प्रमुख वचनों के साथ बड़ा दांव चला है। किसानों की कर्ज माफी, ओल्ड पेंशन स्कीम और जातिगत जनगणना उसके एजेंडे में शामिल है।
तो वहीं अपना संकल्प पत्र जारी करते समय बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वादा करो भूल जाओ की नीति पर काम करती है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसकी टैगलाइन मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा है। संकल्प पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो अहम ऐलान किए हैं उनमें लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को केजी से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, छात्राओं को पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, हर ब्लॉक में ITI, IIT की तर्ज पर हर संभाग में MIT, एम्स की तर्ज पर हर संभाग में सिम्स, सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली, सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता, जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम, गेहूं की 2700, धान की 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी, हर परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार, रियायती दर पर सरसों तेल, चीनी भी, आदिवासी समाज के लिए 3 लाख करोड़ रुपए, 4000 रुपए मानक बोरा में तेंदुपत्ता की खरीदी, मंडला, खरगोन, धार, बालाघाट और सीधी में मेडिकल कॉलेज, विंध्य नर्मदा, अटल प्रगति, बुंदेलखंड, मालवा निमाड़, मध्य भारत विकास पथ एक्सप्रेसवे, ग्वालियर और जबलपुर में मेट्रो, रीवा और सिंगरौली में एयरपोर्ट, सांस्कृतिक लोक बनाएंगे, हर तहसील में एकलव्य विद्यालय, बुंदेलखंड, विंध्य और महाकौशल विकास बोर्ड, आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च का वहन। संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, दूसरे राजनीतिक दल वादा करो और भूल जाओ की नीति पर काम करते हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी जो कहती है मॉनिटरिंग कर इसे लागू कराने का काम करती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, संकल्प पत्र को अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करती रही है और आगे भी हम उसको पूरा करेंगे। हमने जो सोचा था और पहले कहा था वो हमने पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है और आज फिर हम संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक राज्य और मैं तो कहूंगा नंबर 1 का राज्य बनाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। अब बात कांग्रेस के वचन पत्र की करें तो उसने किसान कर्ज माफी, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट आधी दर पर, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, 5 हॉर्स पावर तक फ्री बिजली, पुराने बिजली बिल माफ, सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली, स्कूली बच्चों को प्रतिमाह 500 से 1500 रुपए, 50% से ज्यादा जनसंख्या वाले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र 6वीं अनुसूची OBC को 27% आरक्षण, जाति आधारित जनगणना, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान और 2600 क्विंटल की दर पर गेहूं खरीदी, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदी, 2 लाख पदों पर सरकारी भर्ती, 1500 से 3000 रुपए तक बेरोजगारी भत्ता, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य का अधिकार कानून, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 1200 रुपए प्रति माह, मेरी बेटी योजना में 2,51,000 रुपए का ऐलान पहले से कर रखा है और वो अपने वचन पत्र को बेहतर बता ही रही है। साथ ही सवाल कर रही है कि बीजेपी जो वादे अब करने जा रही है उनका ख्याल 18 साल तक सत्ता में रहते उसे क्यों नहीं आया। कांग्रेस वचन करती है और वचन निभाती है। हिमाचल का चुनाव जीता, पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। कर्नाटका का चुनाव जीता, अपनी 5 गारंटी को स्वीकृत किया पहली कैबिनेट मीटिंग में। छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां पर हमारी सरकार है और हम चुनाव करने जा रहे हैं, हम अपने वचन पत्र का 97% काम पूरा करके जा रहे हैं। तो जुमलेबाज ये बात समझेंगे ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुत सी बातें एक जैसी है, लेकिन किसान कर्ज माफी और पुरानी पेंशन जैसे कांग्रेस के कई ऐसे वादे हैं जिनकी गांठ भाजपा के वचन पत्र में नहीं दिखी है। देखना यह है कि ऐसे में जनता कांग्रेस के वचन पत्र पर यकीन करती है या बीजेपी के संकल्प पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के असेंबली कप में रोज पिच बदल रही है। मैच कभी सुशासन की पिच पर होता है तो कभी हिंदुत्व की पिच पर। इसी कड़ी में अब विकास की पिच पर मैच शुरू हो गया है।
सत्ता पक्ष विकास के बड़े बड़े दावों की गुगली फेंक रहा है तो विपक्ष किसी भी गेंद को हिट करने का मौका नहीं छोड़ रहा है। इस बार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैदान में आई। उन्होंने विकास के आंकड़े गिनाए, कर्ज के बोझ कर सफाई दी और बताया कि मध्य प्रदेश ने 20 साल में कितनी तरक्की की है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के असेंबली कप में रोज पिच बदल रही है। मैच कभी सुशासन के पिच पर होता है तो कभी हिंदुत्व की पिच पर। इसी कड़ी में विकास की पिच पर मैच शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष विकास के बड़े बड़े दावों की गुगली फेंक रहा है तो विपक्ष किसी भी गेंद को हिट करने का मौका नहीं छोड़ रहा। इस बार सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैदान में आई। उन्होंने विकास के आंकड़े गिनाए, कर्ज के बोझ पर सफाई दी और बताया कि मध्य प्रदेश ने 20 साल में कितनी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने 2003 से अब तक काफी तरक्की की है। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तब से प्रदेश बीमारू राज्य के दलदल से निकलकर विकसित प्रदेश की राह में आगे बढ़ा। उन्होंने इसका श्रेय 5G को दिया। उनके 5G का मतलब था ग्रोथ, गुड गवर्नेंस यानी अच्छी सरकार, गुडविल यानी जनता की शुभेच्छा, गारंटी मोदी की, गरीब कल्याण। जिस राज्य को बीमारू राज्य में मेंशन किया जाता था, आज वो बेमिसाल राज्य बन गए। मध्य प्रदेश का प्रोग्रेस और उसके कारण देश का, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इतना स्पष्ट दिखता है और ये आसानी से होने वाले काम नहीं था। इसका श्रेय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के कारण हुआ और उस गवर्नेंस का 5 सूत्र हैं जो आई एम कॉलिंग एज 5G ग्रोथ, जिसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण स्पष्ट दिखता है। सेकंड, गुड गवर्नेंस। तीसरा, गुडविल, जनता के शुभेच्छा इस पार्टी और लीडरशिप के ऊपर। ये पूरे देश में है, मगर बीमारों से बाहर आकर बेमिसाल होने वाले मध्य प्रदेश में बिल्कुल ये 5 मंत्र आप देख सकते हैं। निर्मला सीतारमण भोपाल में जिस समय विकास के आंकड़े गिना रही थी, ठीक उसी समय विंध्य में प्रियंका गांधी भाजपा पर मध्य प्रदेश को बदहाली के दलदल में धकेलने का आरोप लगा रही थी। प्रियंका गांधी का कहना था कि मध्य प्रदेश में इतने सालों में एक भी विश्वविद्यालय और उद्योग नहीं खुले, छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी गई। शिवराज सरकार ने 22,000 घोषणाएं की लेकिन केवल 22 ही पूरी की। प्रियंका ने मध्य प्रदेश और कांग्रेस शासित राज्यों का हवाला देकर भी भाजपा को घेरा। भाजपा ने यहाँ पे 22,000 घोषणाएं की हैं जब से सरकार में है। 22,022 इन्होंने पूरी की है, बाकी सारी घोषणा की घोषणा ही रह गई। क्योंकि जहाँ आपका प्रदेश खड़ा है, जो आप निर्णय लेंगे या तो इस खाई में से निकालेगा आपके प्रदेश को और आपके जीवन को, या फिर इस खाई में और गहराई से डुबा देगा। प्रदेशों में, कांग्रेस के प्रदेशों में सिर्फ 500 रुपए का सिलेंडर नहीं, जब उसके रिफिल करने जाते हैं लोग तब भी उनको 500 रुपए की सब्सिडी मिलती है। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही थी, वहां जाके खुशी होती है भाषण देने में, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि भाई हमारी सरकार ने इतना किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए क्या किया? कोई नया विश्वविद्यालय खोला इतने सालों में? कुछ नहीं, जो है प्राइवेट है। छत्तीसगढ़ में नए हजारों नए पाठशालाएं बनी। यहाँ क्या हुआ? 7,000 से ज्यादा पाठशालाएं बंद हो गई हैं। कुछ नया नहीं बनाया, नए उद्योग नहीं बने, जो उद्योग चल रहे थे वो बंद कर दिए, जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर तोड़ दी। मध्य प्रदेश में बाकी चुनावी मुद्दे जितने गूंजे, आखिर में विकास पर ही चुनावी फोकस हो जाता है। 10 साल तक कांग्रेस सरकार रहने के बाद 2003 में भाजपा ने विकास पर दिग्विजय सरकार को बिजली, पानी, सड़क को लेकर घेरा और उन्हें बंटा ढार की उपाधि दी। इसके बाद से लेकर अब तक भाजपा इन्हीं दिनों की याद दिलाकर वोट मांगती आई, तब कांग्रेस उसी अंदाज में भाजपा सरकार को घेर रही। अब देखना यह है कि विकास की पिच पर खेले जा रहे इस चुनावी मैच में किसका कब्जा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। पहले मुर्गी आई या अंडा, ये पहली बात तो आपने सुनी होगी, जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बार फिर से इस पहेली की चर्चा है। चर्चा ऐसे आई कि पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता यह दावा कर रहे हैं कि देश और प्रदेश में बदलाव भाजपा की सरकारें बनने के बाद ही आया है। इस पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। मुर्गी हमने पाली, अंडे की कोशिश बीजेपी कर रही है।
साफ तौर पर अगर बात करें तो विकास के दावों पर बात हो रही है। बीजेपी का दावा है कि विकास की पहल उसने की, जबकि कांग्रेस कह रही है कि विकास की इमारत की नींव उसने खड़ी की। बीजेपी उसमें कंगूरे बनाकर श्रेय ले रही है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ एक दिन बचा है। ऐसे में शब्दबाण तेज हो चले हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज प्रचार में पूरा दम झोंक रहे हैं और नए नए उपमान दिए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ सभाएं कर ये बताने की कोशिश की कि देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कितना बदलाव हुआ है, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अंडे मुर्गी दे रही और अंडे खाने की तैयारी में साहब है। खड़गे का आशय था कि देश में विकास की नींव कांग्रेस ने रखी और श्रेय मोदी ले रहे हैं। एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार और दूसरी तरफ राज्य की भाजपा सरकार डबल इंजन की ताकत बना देती है। देश की जनता जान गई है, मध्य प्रदेश की जनता जान गई है, कांग्रेस आई तबाही लाई, जबकि डबल इंजन सरकार ने हर प्रकार से जीवन बदलने के लिए निरंतर काम किया। कांग्रेस के बारे में सबसे ज्यादा गालियां देते हैं बीजेपी वाले। अरे भाई, आपको मालूम होता आजादी की कीमत क्या है? अगर आपके घर में कोई आजादी के लिए लड़कर मरता तब तुमको मालूम होता था आजादी की कीमत क्या। तुमने कुछ नहीं किया, अब फुक्कट में बैठ के खा रहे हो। मेहनत करा मुर्गी साहब, अंडा खाया फकीर साहब। मेहनत तो हम लोग करे, कांग्रेस के लोग। इस दौरान पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आमने सामने रहे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में चाइना की मोबाइल बिकने की बात कहकर पीएम मोदी को घेरा, तो पीएम मोदी ने इस पर तगड़ा पलटवार करते हुए उन्हें मूर्खों का सरदार तक कह दिया। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वो बेरोजगार ना रहे, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो, वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। मध्य प्रदेश में फिलहाल चुनाव तो सूबे की सरकार के हैं, लेकिन बिसात अगले साल होने जा रहे लोकसभा चुनाव की भी बिछ रही है। बीजेपी के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश और देश में बदलाव भाजपा की सरकार बनने के बाद ही आया। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस की बनाई नींव पर ही भाजपा ईंटें रखकर विकास का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो ये थी इस हफ्ते की प्रमुख राजनीतिक झलकियां। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए ID 24 के साथ। नमस्कार।